गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम सेकेंड पार्ट देखेंगे नक्सलिज्म का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्या है नक्सलिज्म बेसिक, कौन कौन से एरियाज़ में है और क्या उनकी स्ट्रेटजी है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये, आप मान के चलिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर मेंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं घुमा के भी, नक्सलिज्म्स के राइज होने का रीज़न क्या है इंडिया में, है ना। डिटेल में हम इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें क्या क्या रीजन है फॉर द राइज ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, गवर्नेंस रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, गवर्नेंस रिलेटेड कौन, देखो नक्सलिज्म बड़ा क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि फार्मर्स, ट्राइबल्स, जो भी डाउन रोटेन पीपल ऑफ द सोसाइटी थे, दे वर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द सर्विस सिटीजन्स चार्टर एंड द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड एज अ होल बाय टोटली बाय द डेमोक्रेसी। तो गवर्नेंस रिलेटेड फैक्टर्स अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला करप्शन। करप्शन कैसा भाई, प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जा रहा, हेल्थ केयर नहीं दिया जा रहा, है ना। तो इस वजह से क्या लोगों का, वो जो नक्सल एरियाज़ में, जो फॉरेस्ट एरियाज़ वगैरह में जो लोग रहते हैं ट्राइबल, उन लोग का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। सरकार स्कीम्स तो बना दे रही है पर ब्यूरोक्रेट्स खा जा रहे हैं पैसों को, वहाँ तक मतलब डाउन रोटन एकदम लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी में पहुँच ही नहीं पा रहा। तो सबसे मेजर पॉइंट आप पहला जो मैं बोलूँगा करप्शन। ठीक है। सेकंड क्या हो गया कि इनकॉम्पिटेंट, भाई जिन लोगों को ये टास्क दिया जाता है कि आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रॉपरली ग्रास रूट लेवल तक लेके जाओ ताकि लोग सेटिस्फाइड रहे, नक्सलिज्म ज्वाइन ना करे, वो ट्रेंड है, उस एरिया में कोई जाना नहीं चाहता। आप ही देखिए, आप लोग के घर बाहर आजू बाजू बहुत लोग होंगे नक्सल एरिया में पोस्टेड होंगी, जो गार्ड लगवा के हटवाएंगे। ठीक है, करप्शन, तो ये भी एक तरीके इनकॉम्पिटेंसी क्या हो गया, करप्शन वगैरह हो गया। ठीक है। अब क्या रहता है कई बार मिस यूज़ ऑफ पावर्स, क्या कई बार क्या रहता है, जैसे कि पुलिस वगैरह क्या करती है, जो पावरफुल लोग वगैरह रहते हैं, एज पर लॉ अगर मान के चलो कोई सा ट्राइबल एरिया, कोई सा फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे हटा के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वगैरह बना दी जा रही है। अब वहाँ पे जो ट्राइबल्स रहते हैं उनको भगा दिया गया, आर्टिकल्स अपने फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, पर पुलिस ने पावर, क्योंकि अब वो पढ़े लिखे नहीं है, कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, उठा के कहीं भी इधर उधर डंप करके रख दिया। तो उनके मन में एक एग्रेशन रहेगा ना कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, गलत तरीके से लॉ का यूज़ किया गया, तो किस वे में बदला लेंगे, नक्सल्स। ठीक है। अब देखिए एक सबसे मेजर और रीज़न क्या है कि अनसेटिस्फैक्ट्री लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज को पावर ही नहीं दी जा रही। अब पावर ही नहीं दी जा रही है, पूरी मेन पावर स्टेट के पास कंसर्न है, ब्यूरोक्रेट्स के पास कंसर्न है, रियल डिसीजन मेकिंग आ ही नहीं पा रही। तो ऑब्वियसली जो गांव के लोग हैं ऑब्वियसली नक्सलिज्म के फेवर में जाएंगी, गवर्नमेंट से डिससेटिस्फैक्शन रहेंगे। देखिए सिंपल सा फंडा क्या है नक्सलिज्म का, डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट लीड्स टू नक्सलिज्म, और रिक्रूटमेंट प्रोवाइड्स अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नक्सलिज्म। ठीक है। अब तो ये हमने ये चीज़ें वगैरह देखी, है ना। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वगैरह आया था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 क्या बोलता है कि जो प्रॉपर जिन लोगों को ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया जाएगा ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, उनको प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा। पर फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, अपना फॉरेस्ट लैंड नहीं छोड़ा, तो इससे और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगा। ठीक है। अगला हम बात अगर देखेंगे लैंड रिलेटेड फैक्टर्स तो लैंड रिलेटेड फैक्टर्स में सबसे मेजर क्या हो जाएगा, जो हमने बेसिक मतलब उसमें देखा था, लैंड सीलिंग लॉज। ठीक है। लैंड सीलिंग लॉज, लैंड सील तो कर दिया, जैसे कि सब फॉर एग्जांपल बोल दे, अपर लिमिट सेट कर दी, 100 एकड़ से ज़्यादा कोई लैंड नहीं रख सकता, उसके सरप्लस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, गरीब फार्मर्स वगैरह को। अब कौन सा लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो इनफर्टाइल है, यूपी का फार्मर को केरला की लैंड दी जा रही है। तो बहुत गलत तरीके से चीज़ें वगैरह हुई, है ना। लैंड टेन्योर्स वगैरह, ठीक है, लैंड सीलिंग लॉज वगैरह, ये एक रीज़न वगैरह हो गया। ठीक है। टेन्योर्स, जो टेनेंट्स वगैरह रहते हैं वो एक मतलब एक्सप्लॉइट करते थे पूरे फार्मर्स वगैरह को, है ना। अब देखिए इंक्रोचमेंट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी लैंड्स, है ना, बाय पावरफुल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एक फंडा रहता है, सरकार ने भाई कुआं खुदवा दिया, सरकार ने कम्युनिटी लैंड दे दिया, बोल दिया कि भाई हमने एक एक्स नाम का विलेज है, ठीक है, एक्स नाम का विलेज है, उसके लिए हमने कम्युनिटी लैंड दे दिया। यहाँ पे भाई जिसको जो करना है, सोशल फॉरेस्ट्री, पेड़ उगाना है, कैटल रियरिंग करना है, ठीक है, या फिर फार्मिंग करना है, जो एक्टिविटीज़ करना है बिल्कुल कर सकते हैं। पर अब क्या हो गया, जो पावरफुल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनने क्या किया, गरीबों से, गरीबों को तक जो सरकार ने जो राइट्स पहुंचाने के लिए बोले थे वो राइट्स पहुंचने दिया, पूरा का पूरा जो कम्युनिटी लैंड जो सरकार ने दिया था, रिच सेक्शन ने ही ले लिया उसे। तो इससे क्या होगा, जो गरीब है उनमें डिससेटिस्फैक्शन आएगा, और डिससेटिस्फैक्शन लीड्स टू नक्सलिज्म। ठीक है।
अब देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है कि लैंड डिस्प्यूट के लिए पब्लिक लैंड नहीं है कुछ, तो इस वजह से पब्लिक लैंड नहीं है, पब्लिक लैंड नहीं है, पावरफुल लोगों ने हड़प के प्राइवेट कर दिया, तो लोगों के लिए जो लैंड डिस्प्यूट के लिए कल्टीवेशन के लिए जगह नहीं बची, बंधुआ मजदूरी। और बंधुआ मजदूर का कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है आप लोगों को पता ही है। बात समझ में आ रही है? इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। जो फिफ्थ शेड्यूल पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में जो प्रॉपर मतलब जो आपका ट्राइब मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल वगैरह जो बना गया, उनको प्रॉपर मतलब प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ पावर ट्राइबल्स को रियल पावर दिया ही नहीं जा रहा है। क्यों? इलिटरेट है तो उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। फिर ट्रेडिशनल लैंड राइट्स का भी कोई ऐसा कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई प्रॉपर चैनल वगैरह नहीं है जिससे लैंड राइट्स वगैरह को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं है। लैंड रिकॉर्ड्स कॉपी पेन में हुआ करते थे, जला देते थे, एक पेन से कोई भी चेंज कर देगा। अब जाके कहीं पे कंप्यूटराइज वगैरह चीज़ें हो रही है लेट 2000 के बाद, है ना। तो ये वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एक और जो बात हमने बात की है, ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट, ट्रेडिशनल लैंड से ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट कर दिया जा रहा है। एक और जो सबसे मेजर इशू है, माइनिंग वगैरह जिस एरिया में होती है, ठीक है। जैसे हमारे एमपी वगैरह साइड में, तो जैसे कि आप छिंदवाड़ा वगैरह में देखोगे, शहडोल साइड, बालाघाट में देखोगे, बालाघाट में स्पेशली माइनिंग वगैरह होती है, मलाजखंड माइंस वगैरह है। तो क्या होता है, माइनिंग की वजह से लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट होता है लोगों को झेलना पड़ता है वहाँ के, तो वो डिससेटिस्फाइड है सरकार, क्योंकि कंपनसेशन देती नहीं है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह, किसी भी मतलब एंड नंबर ऑफ चीज़ों की वजह से रिहैबिलिटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। कई बार सरकार क्या करती है, ज़बरदस्ती पब्लिक लैंड को मतलब प्राइवेट लैंड को वो कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, और फिर बाद में सरकार को वो नहीं देना पड़ता, कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं देती, एक्सेप्ट रिलीजियस और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन केसेस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई सेफ गार्ड नहीं रहता कि पुअर मतलब लेबर्स वगैरह के लैंड या फिर पब्लिक लैंड ले लोगे तो आपको कोई कंपनसेशन वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। अगला हम इशू वगैरह देखें नक्सलिज्म का क्या है, देखो मेन चीज़ है डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन क्या है? लाइवलीहुड रिलेटेड इशूज़, ठीक है। सबसे मेन रीज़न क्या हो गया? लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी, खाना नहीं है भाई, ऑब्वियसली। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्शन है, सड़े क्वालिटी का राशन मिलता है, गरीबों को राशन कार्ड, घोस्ट बेनिफिशरीज रहते हैं, राशन कार्ड वगैरह नहीं बन पाता तो भाई उनको खाना मिलता भी नहीं, और कोई जो अमीर लोग रहते हैं राशन ले जाके अपने गाय भैंसों को खिला देते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव फार्मर्स देखो, हमारे यहाँ पर अप्रॉक्स 55% लोग फार्मर्स हैं, उनके पास ऑल्टरनेटिव वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऑल्टरनेटिव वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं तो ऑब्वियसली उनका एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहता है ना। अब एक और चीज़ क्या होगी, डिप्रीवेशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। ट्रेडिशनल जो राइट्स वगैरह सरकार ने भाई कोई एक्ट लेके आई या फिर जो पावरफुल लोगों ने एक्ट लेके छीन लिया, तो ये सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, ये क्या हो गया आपका डिससेटिस्फैक्शन के रीजंस हो गए। इससे आपका मेंस का एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा इन सारे पॉइंट्स से। ये पॉइंट्स जैसे आप पॉजिटिव राइट्स एक्ट वगैरह, फिफ्थ शेड्यूल, ये सब मेंशन करेंगे, ऑब्वियसली नंबर कटने ही नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने रीजंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि सरकार की क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ है जिसके थ्रू ये नक्सलिज्म को कॉम्बैक कर रही है, ठीक है। सबसे पहले नक्सलिज्म को कॉम्बैक करने के लिए देखो, पहली चीज़ क्या है, पुलिस फोर्सेज जो वहाँ पे है नक्सल एरियाज़ में जनरली कौन सी रहती है आपकी? स्टेट पुलिस तो छोड़ दो, स्टेट पुलिस से एक लिमिट के बाद कंट्रोल नहीं होती, मेन जो रहती है CRPF, पढ़ा था 1939 में, इसको क्राउन पुलिस भी बोलते हैं, इसलिए मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस पहले पढ़ा दिए थे आपको। CRPF जनरली नक्सल एरियाज़ में रहती है। आज की डेट में BSF के कुछ 7 बटालियन है, ITBP, SSB, CISF, इन सबको भी कुछ कुछ जहाँ जहाँ पे CRPF ओवरटेक कर लेती नक्सल से, तो उन वहाँ पे भी इनको यूज़ किया जाता है अभी रिसेंटली, ठीक है। तो इसमें देखो SRE मतलब SRE स्कीम, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी, ड्रोन दे दिया जा रहा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दे दिया जा रहा है स्टेट्स वगैरह को, तो ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कमत के पास टूथ आए कि वो नक्सल से लड़े, है ना। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है, जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रहते हैं जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, पॉलिटी वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेशल असिस्टेंस वगैरह दिए जाते हैं नक्सल स्टेट्स वगैरह को, ठीक है। फिर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम वगैरह बनाया गया है, इसमें पुलिस स्टेशन को फोर्टिफाई किया जाता है ताकि पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस फोर्सेस का वो बढ़े, है ना। अब देखो सिविक एक्शन प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं, ठीक है। सिविक एक्शन प्रोग्राम बेसिकली क्या रहता है, एक तरीके से देखोगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस लोकल पीपल जो रहते हैं, जैसे CRPF वाले देखोगे अभी जैसे कोविड के टाइम पे क्या हो रहा है, मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ठीक है, राशन दे रहे हैं, बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो CRPF के क्वालिफाइड ऑफिसर्स वगैरह बच्चों को जाके एजुकेशन वगैरह दे रहे हैं, ताकि एक पॉजिटिव रिलेशन डेवलप हो बिटवीन पब्लिक एंड
सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिविक एक्शन प्रोग्राम, CAP, कैप। ये कीवर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे एग्जाम्स में से, मैं सिर्फ कीवर्ड से अंडरलाइन क्या कर रहा हूँ। अब देखो, एक मीडिया एक्शन प्लान भी क्या है? मीडिया एक्शन प्लान में भाई मीडिया को सीधे साफ लैंग्वेज में बता दिया जाता है कि एट एनी कॉस्ट आपको माओइस्ट के आइडियोलॉजी को स्प्रेड नहीं करना, नक्सल्स की तरफ सिंपैथी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। बात समझ में आ रही है? ये माओइस्ट ऑपरेशन को काउंटर करने के लिए होता है, ठीक है। माओइस्ट मतलब नक्सल्स वाला ऑपरेशन ही रहता है, ठीक। तो देखो ये एक स्ट्रैटेजी होगी। और भी देखो, जो एक और चीज़ क्या रहती है, जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट वगैरह मिलता है, जैसे नक्सल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा कानू सन्याल, चारू मजुमदार, चारू मजुमदार, ठीक है। ये लोग क्या है, ये इंटेलेक्चुअल लोग थे जिनने नक्सलिज्म को काफ़ी हवा दिया था, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में और स्लाइड्स में बात करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा होपफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी वगैरह में आपको यूज़ करना है। देखिए इस तरीके की जो पॉइंट्स वगैरह, जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, ठीक है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स, सिविक एक्शन प्रोग्राम, ऐसे वर्ड से आपका वो मतलब वेटेज बढ़ेगा, नंबर मिलेंगे आपको। आगे और हम और इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे हम लोग मेनली। देखो अब लोगों को क्या करना है, इन लोगों का सबसे ज़्यादा रोना गाना क्या है, जो ट्राइबल्स लोग, विलेजर्स लोग, क्या हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता। तो ठीक है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें रोड बनाया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह में रोड वगैरह बना रहे, रोड बनेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट होगा, FDI आएगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। अब रोड कनेक्टिविटी अलग अलग उसमें वगैरह चलाया गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नोडल एजेंसी वगैरह। अब देखो मोबाइल टावर्स वगैरह भी बनाया गया कि यहाँ के लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी से क्या होगा, एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ वगैरह, लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो नक्सल्स ऑब्वियसली, भाई नक्सल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि खाना पैसा रोजगार नहीं है, वो दे दो तो हट जाएंगे ये लोग, है ना। अब देखो यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड क्या रहता है, BSNL का रहता है कि जो भी कंपनीज मतलब से के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चलते हैं उसको 20%, 10 to 20% अमाउंट इसमें USOF में देना पड़ता है। इसमें क्या रहता है, रूरल एरियाज़ में पूरा मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह दी जाती है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रीजन में, ठीक है। NTRO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि न्यूक्लियर वगैरह ये सब। ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा वो रहता है, ये डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को रिपोर्ट करता है NTRO। ये सिक्योरिटी फोर्सेस CRPF, SAISF, BSF इन लोगों को असिस्ट करती है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन वगैरह देती है कि कैसे करके नक्सल्स वगैरह को हम कॉम्बैट कर सके, कैसे नक्सलिज्म की एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, ठीक है। तो ये हमने एक पार्ट देखा। अगला जो आखिरी लेक्चर होगा वो अपना वाइंडिंग अप लेक्चर होगा, उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि भाई क्या क्या रीजंस हैं, कि मतलब और आगे क्या क्या रीजंस हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस आगे लेना चाहिए। तो इससे आपका पूरा मेंस के पर्सपेक्टिव से कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, नक्सलिज्म आपका ख़त्म। चलिए, थैंक यू सो मच।